लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पादप जल संबंध, जो हमारा चैप्टर चल रहा था पादप जल संबंध। बीएससी सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर पादप जल संबंध, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि जल के जो लक्षण क्या क्या होते हैं, जल का पादपों से संबंध क्या है, जल के खुद के कितने क्या गुण हैं जिसके कारण जल इतना उपयोगी है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मा झिल्ली है उसकी पारगम्यता अर्ध पारगम्य झिल्ली जो पादपों में और एनिमल्स में, सभी जीवों में अर्ध पारगम्य झिल्ली पाई जाती है। आज का हमारा टॉपिक है अंतः शोषण। अंतः शोषण का मतलब क्या हुआ? एम्बिशन, अंतः शोषण अंदर अवशोषित करना, अंतः शोषण अंदर अवशोषित करना। तो जैसे चना है, चने के बीज हैं और हम उनको पानी में डाल दें तो बीज पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं। तो इसका मतलब चने के अंदर अंतः शोषण हुआ पानी का। ठीक है, तो अंतः शोषण में कोई ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला पदार्थ कम कंसंट्रेशन वाले पदार्थ की तरफ जाए। जैसे चना है और बाहर की तरफ पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन चने के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम है क्योंकि चना ड्राई है, सूखा है चना। लेकिन यदि हम उसको रात में भिगोते हैं तो अधिक कंसंट्रेशन वाली जगह से पानी कम कंसंट्रेशन, पानी की कंसंट्रेशन बीज के अंदर कम है तो उसके अंदर अवशोषित होता है। तो इसे अवशोषण कहते हैं। यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उच्च दाब वाले एरिया से, उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ किसी पदार्थ का ट्रांसफर होना, मूवमेंट करना अंतः शोषण कहलाता है। तो उच्च दाब, यहाँ पानी का उच्च दाब है बाहर की तरफ और अंदर पानी का दाब है ही नहीं, कम है, तो इसलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो ये अवशोषण, अंतः शोषण हो गया। तो अंतः शोषण के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। अंतः शोषण क्रिया 3 लक्षण होते हैं इसके। फर्स्ट है आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन, तो जहां भी अंदर अवशोषण होगा, अंदर शोषण होगा, वहां पर पानी यदि अंदर जाएगा तो इसका मतलब इस चने का आयतन बढ़ेगा। ठीक है, पानी इसके अंदर कम था, यदि पानी अवशोषित किया इसे तो पानी अंदर जाएगा तो आयतन बढ़ेगा। पहला ही लक्षण है, आयतन बढ़ेगा। इसके बाद दूसरा लक्षण है कि दाब का विकास। दाब का विकास, तो जब इसके अंदर पानी जाएगा तो यहाँ पर दाब भी डालेगा वो, क्योंकि चने के बाहर जो छिलका होता है, सेल भित्ति कह सकते हैं, सेल वॉल कह सकते हैं, तो उसके ऊपर जो अंदर अवशोषित हो गया पानी, उसका दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो उसको फैलने की जगह चाहिए, तो वो दाब जनरेट होगा, दाब का विकास होगा। इसके बाद तीसरा है ऊष्मा की विमुक्ति। ऊष्मा की विमुक्ति, ऊष्मा की विमुक्ति मतलब ऊष्मा का निकास होगा, निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। जैसे हमने रात को चने भिगोए गिलास में, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले तो चना, यदि चने को हम रात में भिगोते हैं, इसमें हम ये चने डालते हैं, सुबह देखते तो क्या होता है, तो आयतन चने
वृद्धि होगी, दाब का विकास, चने के अंदर जो पानी गया उसका दाब विकसित हो गया उसकी भित्ति के ऊपर, और ऐसा ही सारे जब चने मोटे हो गए तो इसमें इस गिलास के ऊपर भी दाब डाला और दाब ये भी फैलता है। इसका ऊष्मा की विमुक्ति, जब हम देखेंगे सुबह तो जो रात को पानी डालता है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है, हमें ये पानी थोड़ा सा गर्म मिलता है, मतलब इसमें जो प्रोसेस स्टार्ट हुई उसमें इसने एनर्जी छोड़ी, ऊष्मा विमुक्त होती है। तो अवशोषण के साथ में 3 क्रियाएं होती हैं। अंतःशोषण मीन्स उच्च विभव से निम्न विभव की ओर किसी पदार्थ का ट्रांसफर होना, वो कहलाता है अंतःशोषण। और इसकी 3 क्रियाएं हैं। आयतन में परिवर्तन होता है, सबसे पहले आयतन की वृद्धि होगी, दाब का विकास होगा, दाब बढ़ने लग जाएगा, जैसे ही एक्टिव होंगे कंपोनेंट तो वो जर्मिनेशन के लिए काम करेंगे और इससे दाब का विकास होगा। इसके बाद में तीसरा है कि दाब विकास होता है तो ऊष्मा की विमुक्ति भी स्टार्ट हो जाती है, ऊष्मा बनती है। अंतःशोषण का महत्व क्या है? अंतःशोषण का महत्व देखें तो पहला महत्व होगा बीज के अंकुरण में, तो अंतःशोषण, बीज में अंतःशोषण होगा तो ही अंकुरण होगा। क्यों? क्योंकि बीज में पानी नहीं जाएगा तब तक वो सूखा है, और सूखे बीज को हम कितने भी दिन बाहर रख लो जर्मिनेट तो करेगा नहीं, जर्मिनेशन आएगा ही नहीं उसमें। तो जर्मिनेशन चाहिए तो हमें उसको पानी के कांटेक्ट में लाना होगा, और पानी के कांटेक्ट में आने का मतलब है कि पानी उसके अंदर जाना चाहिए, वो एब्जॉर्ब करना चाहिए, तो इसलिए अंतःशोषण होगा। अंतःशोषण हो जाएगा तो फिर वो बीज अंकुरित हो सकता है, और बीज अंकुरित होता है तभी तो पौधा बन सकता है, अदरवाइज पौधा बनेगा ही नहीं। इसलिए पादप की उत्पत्ति के लिए, पादप के जीवन के स्टार्ट के लिए, इनिशिएशन के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बीज के अंकुरण में उसकी आवश्यकता होती है। पहला बीज के अंकुरण में। दूसरा क्या है? बीज का अंकुरण होता है तो उससे जो भ्रूण सुप्त अवस्था में होता है वो एक्टिव, सक्रिय हो जाता है। जो भ्रूण है, भ्रूण सुप्त अवस्था से सक्रिय अवस्था में आता है। भ्रूण है सुप्त अवस्था से सक्रिय अवस्था में आता है। पहले पानी एब्जॉर्ब होता है तो बीज अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। बीज अंकुरण का मतलब है कि भ्रूण का सुप्त अवस्था से सक्रिय होना, और सुप्त अवस्था से वो एक्टिव अवस्था में आता है तो इसका मतलब तब जाके जर्मिनेशन कंप्लीट हो पाता है। तीसरा है इसमें मूल गोप कोशिकाएं। मूल गोप कोशिकाओं से पानी का अवशोषण। तो मूल गोप क्या है? मूल के लास्ट में जो कोशिका पाई जाती है मूल गोप कहलाता है। मूल गोप ही पानी का अवशोषण करता है। तो जब यहाँ पर बीज के अंदर पानी का अवशोषण हुआ, बीज अंकुरण स्टार्ट हुआ, तो भ्रूण सुप्तावस्था से सक्रिय अवस्था में आ गया, और तब उसमें उसका तना और जड़ है ना, ये दोनों विकसित होते हैं। ये विकसित होते हैं तो मूल गोप से पानी का अवशोषण फिर से स्टार्ट होता है, ताकि उधर फिर आगे की जो रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, मेटाबॉलिज्म वो क्रियाएं स्टार्ट हो पाए। इसलिए ये क्रिया मूल गोप से मूल गोप कोशिकाओं द्वारा जल का अवशोषण प्रारंभ हो पाता है। इसके बाद ये हमारे अंतःशोषण हो गया एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विसरण, डिफ्यूजन। विसरण, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? विसरण क्या है कि अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की ओर किसी पदार्थ का मूवमेंट विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। जैसे हम इस रूम के अंदर और किसी कोने में कोई इत्र सेंट या स्प्रे कर दे, पूरे रूम तक वो फैल जाता है, हम इसे क्या कहते हैं? विसरण, फैलना।
तो यहाँ पर जब उसने किसी कोने में स्प्रे किया था तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी उसकी, ज़्यादा पदार्थ थे वहाँ पर, तो उस कंसंट्रेशन से वो कम कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाता है, तो इसे विसरण कहा जाता है। ठीक है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स का फैल जाना विसरण कहलाता है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं इसकी वह क्रिया जिसमें ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव, गैस पदार्थों का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फैल जाना विसरण कहलाता है। अब ठोस, द्रव और गैस, ठोस के अंदर विसरण कैसे होगा? नहीं हो पाएगा, कम पॉसिबिलिटी है, मतलब विसरण कम पाया जाता है। पानी के अंदर हम पानी का गिलास है, पानी की बाल्टी है, उसके अंदर हम शहद डालें तो धीरे धीरे फैलेगी, इसका मतलब विसरण होता है पानी में और कम होता है, धीरे धीरे होता है, या तो हिलाना पड़ेगा उसको, पानी नमक डाल दें तो उसको हिलाना पड़ेगा तो वो जल्दी हो पाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा विसरण होता है गैस में, हवा में। रूम के अंदर अगरबत्ती जलाई और विसरण चारों तरफ सुगंध फैल गई, तो ये विसरण कहलाता है। विसरण डिपेंड किस पर करता है? विसरण किस पर डिपेंड करता है, किससे प्रभावित होता है? मॉलिक्यूल्स की साइज पर। साइज पर क्यों? क्योंकि साइज उसकी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतना धीरे धीरे फैलेगा। जैसे सेंट है, सेंट में हमने इत्र लिया, इत्र में हमने पानी के छींटे मारे, पानी की तरह निकलता है इत्र, तो यदि हम उसको छोड़ेंगे तो उसकी स्प्रे उसके यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे भी हम कहते हैं, जैसे फोग चल रहा है, क्या चल रहा है? फोग चल रहा है। फोग क्या है कि हम उस पानी की बूंद को और छोटे ड्रॉपलेट में बिखेर रहे हैं, फोगर टाइप से, है ना, ऐसे धुएं की तरह से, पानी को धुएं की तरह से छोड़ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स और छोटे हो गए, और छोटे मॉलिक्यूल्स होने से वो रन ज़्यादा कर सकते हैं। जितना मोटा आदमी उतना कम दौड़ेगा, जितना पतला आदमी उतना जल्दी दौड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक यही है। तो विसरण जो डिफ्यूजन है उसको डिपेंड करता है किसी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट पर। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट पर। तो इसको हम डी कहते हैं। डी जो है वो समानुपाती होता है 1/√d घनत्व। ये डी बराबर विसरण, डिफ्यूजन, स्मॉल डी बराबर घनत्व, डेंसिटी। तो जो विसरण है वो घनत्व के वर्गमूल के विलोमानुपाती है ना, अपोजिट है। मतलब घनत्व जितना ज्यादा होगा विसरण उतना कम होगा, और वो भी डबल। मतलब यदि विसरण 1 हुआ तो 2 गुना डिफ्यूजन कम होगा, विलोमानुपाती होगा ना। समानुपाती होगा तो ज्यादा होगा, लेकिन विलोमानुपाती मतलब किसी कंपोनेंट का घनत्व जितना बढ़ेगा उसका विसरण कम हो जाएगा। घनत्व का मतलब जैसे हमने इत्र के छींटे दिए तो इसका मतलब पानी का घनत्व उसमें ज्यादा है और वो फैलेगा कम। लेकिन यदि हमने उसका घनत्व कम कर दिया, हमने उसको फैला के स्प्रे किया, स्प्रे में वो फैलेगा तो उसका घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा तो वो जल्दी फैलेगा। ठीक है, इसलिए डिफ्यूजन इज डिपेंड ऑन डेंसिटी, अपोजिट ऑफ रूट ऑफ द डेंसिटी। तो ये इसके विलोमानुपाती होता है, वर्गमूल के विलोमानुपाती होता है विसरण। विसरण का महत्व क्या है? विसरण का महत्व प्रकाश संश्लेषण में O2 CO2 का विसरण, प्रकाश संश्लेषण में
फर्स्ट है प्रकाश संश्लेषण O2 एवं CO2 का मिश्रण। प्रकाश संश्लेषण के टाइम जब स्टोमेटा रंध्र पत्ती के रंध्र खुलते हैं, ओपन होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे बाहर की तरफ यदि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा है या ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे ये लीफ है और बाहर की साइड में इन्वायरमेंट में क्या होता है, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, 0.03%, अदर्स 1%। ठीक है, तो इस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग पत्ती के बाहर की तरफ किसका घनत्व ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का या ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन और CO2 में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इसके अंदर जा पाएगा जल्दी से। ये हमारे स्टोमेटा, इसमें प्लांट में स्टोमेटा से जो ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी। लेकिन फोटोसिंथेसिस हुई थी वहां पर, तो पत्ती के अंदर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो 0.03 की अपेक्षा ज्यादा होती है। 0.3 की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए CO2 तो बाहर निकल जाएगी और O2 अंदर आ जाएगी। ये विस्तरण के नियम के ऊपर चलता है। प्रकाश संश्लेषण के समय CO2 का पत्ती से बाहर निकलना और ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट से स्टोमेटा के थ्रू पत्ती के अंदर आना विस्तरण विधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन एवं निष्क्रिय लवण अवशोषण भी मिश्रण द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन एवं लवण अवशोषण मिश्रण द्वारा होता है। कैसे? जैसे रेस्पिरेशन में वाष्पोत्सर्जन क्या है? पानी का वाष्प के रूप में निकलना। जैसे पत्ती के अंदर यदि पानी ज्यादा है तो वाष्पीकरण होता है, और वाष्पीकरण होता है जितना वाष्पीकरण होगा उतना लवण अवशोषित, उतना पानी अवशोषित होगा रूट के थ्रू, और रूट के थ्रू पानी अवशोषित होगा तो उसमें लवण अवशोषित होंगे। तो ये भी एक विस्तरण का नियम, विस्तरण के नियम को फॉलो करता है इसमें कि लवण अवशोषित किए जाते हैं। न्यूट्रिशन जो होते हैं वो न्यूट्रिशन अपना अवशोषण के थ्रू ले पाते हैं। जैसे कि बारिश अच्छी हो रही है और धूप नहीं निकल रही, तो इसका मतलब वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा तो पौधे की वृद्धि नहीं होगी। लेकिन बारिश हो रही है और धूप भी अच्छी गिर रही है तो इसका मतलब पौधे में वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक होगा, और पानी अवशोषण के लिए पानी बारिश का है मौजूद, तो इसलिए पौधे की वृद्धि ज़्यादा होगी क्योंकि उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगी। न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेंगे तो पादप वृद्धि करेगा। अभी हम करंट में देखें तो हमारे जो वर्ल्ड मिनट बाजरे की फसल है उसमें यही है कि टाइम पर अच्छी बरसात हुई, जिसकी वजह से और अच्छी गर्मी पड़ रही है, प्लांट की हाइट 10 फीट के आसपास पहुँच गई। तो वाष्पोत्सर्जन और लवण ये मिश्रण पर ही डिपेंड करते हैं। तीसरा है भोज्य पदार्थ पदार्थों का गमन। यदि पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ और यहाँ पर भोजन बना, कार्बोहाइड्रेट जो हम C6H12O6 वो कहते हैं, तो वो यहाँ पर बनी तो वो पौधे के अलग अलग भागों में जाएंगे। जैसे ये लीफ है और यहाँ से ये यदि इस पूरे पादप में जानी है तो यहाँ से इधर जाएगी, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो भोजन जो भोज्य पदार्थों का गमन है वो भी इस मिश्रण डिफ्यूजन बेस पर चलता है। जैसे यहाँ से ग्लूकोज बनी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज बनी, फ्रुक्टोज,
यहाँ है, इधर से डिफ्यूज होती हुई चली जाती है, डिफ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो बातें पढ़ी, अंतःशोषण एवं विसरण। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अंतःशोषण में क्या है कि अंदर की तरफ अवशोषित होना, अंदर की तरफ अवशोषित होना और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की हो। ठीक है, यहाँ पर भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता के दोनों करना है, लेकिन अंदर नहीं, पूरा ओपनली है, खुला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कोई बाउंडेड चैम्बर नहीं होता है, ये ओपनली होता है। और यहाँ पर ये बाउंडेड चैम्बर है जिसमें जैसे बीज है तो इसमें पानी अवशोषित हो रहा है, अंदर शोषण हो रहा है और फिर ये इनको इफेक्ट दे रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परागशरण। परागशरण, ऑस्मोसिस। इसमें हम कहें कि उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की तरफ पदार्थों का गमन, परागशरण, ऑस्मोसिस। उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव की तरफ पदार्थों का गमन परागशरण कहलाता है। जैसे परागशरण, जैसे कि ये कोई मेम्ब्रेन है, इसके इस साइड में NaCl की मात्रा 5 मोलर है। 5 मोलर मतलब हम ये समझ लें 5 ग्राम इसमें इधर नमक डाला हुआ और इधर 10 ग्राम नमक डाला हुआ है पानी के अंदर, इधर भी ये पानी है। तो पानी इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा? दो चैम्बर बने हुए हैं, एक में 5 ग्राम पानी नमक है और एक में 10 ग्राम पानी किधर जाना चाहिए? ऑब्वियसली पानी इधर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उधर नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है लेकिन पानी की कंसंट्रेशन कम है। लेकिन पानी का विभव, पानी का प्रेशर इधर ज़्यादा है, उधर कम है। तो इसलिए उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की तरफ, उच्च विभव यहाँ पर पानी है, H2O है वो हाई है और यहाँ पर H2O है वो लो है। तो इसलिए ये पानी इधर से इधर जाएगा, क्योंकि 10 ग्राम नमक कंसंट्रेशन तो 5 ग्राम नमक, तो इसलिए पानी का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं जैसे कि 95 पानी होगा तो यहाँ पर 90 पानी है, 90 प्लस 100 मान लें, दोनों को मिला के इसको 100 मान लें, तो यहाँ पर 95 पानी है, यहाँ पर 90 पानी है। इसलिए मुझे 2-2.5 मॉलिक्यूल और जानी चाहिए ताकि बराबर हो जाए पानी। तो इस तब तक ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ये परागशरण होगा, ओस्मोसिस होगी। ओस्मोसिस मींस इस विलयन को रिक्वायर्ड है, वो लेने की कैपेसिटी में ये इसकी थ्रस्ट है, थ्रस्ट ऑफ दिस चैम्बर। थ्रस्ट को ये कम करने के लिए उतना पानी अपने अंदर लेगा ताकि दोनों का बराबर हो जाए। तो इसे ही हम परागशरण कहते हैं, थ्रस्ट ऑफ द सेल, आल्सो कॉल्ड परागशरण, ऑस्मोसिस। परागशरण में हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, दो टाइप के होते हैं परागशरण। एक तो बहिर्परागशरण, दूसरा अंतःपरागशरण। बहिर्परागशरण, बाहर परागशरण, पानी का बाहर की तरफ
बाह्य परासरण। पानी का अंदर की तरफ आना अंतः परासरण, ये हमने 12th क्लास में कंप्लीट किया है। बहिः परासरण का एग्जाम्पल हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, अंगूर लेके और NaCl हाई कंसंट्रेशन डाले थे तो उसमें यूरिया पड़ गई। अंगूर फूला हुआ था लेकिन उसको नमक के पानी में डाल दिया, तो जो अंगूर का नमक के पानी में डाल दिया तो अंगूर में जो पानी था वो बाहर आ गया, एक वो बहिः परासरण कहेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर ये नमक का पानी का घोल मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसकी कंसंट्रेशन से ज्यादा थी, इसलिए पानी बाहर आया, है ना। कंसंट्रेशन बाहर के सॉल्यूशन में ज्यादा है इसलिए पानी बाहर आया। अंगूर को सीधा नमक में डाल देंगे तो और जल्दी बाहर आ जाएगा। ये सीधा हमने एग्जाम इसका किया है हमने पहले। अंतः परासरण हमने क्या किया था, किशमिश ली, किशमिश या फिर चना ये ली और कुछ टाइम बाद में ये घुल गई, तो ये अंतः परासरण का एग्जाम्पल है। बाह्य परासरण जिसमें पानी बाहर की तरफ निकले, बाह्य परासरण। अंतः परासरण जिसमें पानी अंदर की तरफ आए, अंदर आ गया अंतः परासरण। इसमें इस सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा गया है कि किस में से पानी आएगा बाहर या किस में से पानी बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन हैं, वो समपराशरी, समपराशरी, बी अल्पपराशरी, सी अतिपराशरी। इनको समझने के लिए देखेंगे समपराशरी, इन दोनों के अंदर NaCl और वाटर एंड वाटर, ये दोनों यदि बराबर क्वांटिटी में ये सम है, ये दोनों बराबर हैं, पानी इधर से और इधर से जितना आएगा जाएगा वो बराबर होगा। ठीक है, इसमें आवागमन समान होगा, पानी इधर से और इधर से दोनों जगह बराबर, इधर से इधर जाने वाले मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे, इधर से इधर जाने वाले मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, इसलिए पानी का आवागमन बराबर होगा, इसलिए समपराशरी, ये दोनों सॉल्यूशन बराबर है। लेकिन अल्पपराशरी इसका मतलब अल्पपराशरी में क्या करें कि जो सॉल्यूशन है, जो विलायक है उसका परासरण कम हो, अल्पपराशरी हो, अल्पपराशरी। तो पानी अल्पपराशरी ये है जिसमें जैसे किशमिश दी हमने एग्जाम्पल, तो अल्पपराशरी यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, पानी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इसमें मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम है, मतलब किशमिश में जो कोशिका द्रव्य है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी इसके अंदर प्रवेश करता है। अल्पपराशरी सॉल्यूशन से पानी अंदर की तरफ आता है, अल्पपराशरी। अतिपराशरी का मतलब कि जिसके अंदर अतिपराशरण लाभ है, अतिपराशरण, तो ये खुद ही पानी लेने की इच्छा रखता है, अतिपराशरी। जब खुद पानी ले सकता है तो समझ इसके अंदर जो पानी था, अंगूर के अंदर जो पानी था उसको इसने निकाल दिया, तो
कोशिका से बाहर निकल जाता है, अल्पपराश्रयी में कोशिका के अंदर आ जाता है, और समपराश्रयी होता है तो ना तो अंदर जाता है और ना बाहर निकलता है। मतलब जितना मॉलिक्यूल जाते हैं उतने ही मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, मतलब बराबर रहता है, पानी का लेन देन बराबर होता है। हम पानी के यहाँ पानी के लेन देन पर ही बात कर रहे हैं कि इस तरह का सॉल्यूशन पराश्रण जिसमें समान पानी के मॉलिक्यूल्स हो, समान कंसंट्रेशन हो, तो इसलिए पानी का अवगमन समान होगा, समपराश्रयी। तो ऐसे जीव मोस्टली इसी तरह से जीव रहते हैं कि जैसे स्वच्छ पानी में रहने वाले जीव, तो उस पानी में कंसंट्रेशन और उसकी सेल की कंसंट्रेशन दोनों की बराबर होती है, इसलिए वो समान पराश्रयी होते हैं, आराम से रह सकते हैं। अल्पपराश्रयी मतलब ऐसे भी जीव होते हैं जैसे कि बाहर तो मतलब मिनरल्स वाटर उसमें डेवलप हो जाए या वो शुद्ध पानी में डेवलप हो, गंदे पानी में नहीं हो, और उनके अंदर कंसंट्रेशन सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, अपने अंदर पदार्थों को वो संरक्षित करते हो। तो बाहर के पदार्थ में, बाहर के सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन कम हो गई, तो बाहर से पानी के अंदर प्रवेश करेगा, तो ऐसे प्रेशर डालेगा पानी, वो अंदर उसमें पराश्रयी होगा, अंदर जाएगा। अतिपराश्रयी जैसे कि मान लो हम समुद्र के पानी में नहा रहे हैं, तो हमारे जो उसका pH 9 के वो होता है, हमारा pH 7 के आसपास ही होता है, तो हमारी कोशिका जो इसकी कोशिकाएं हैं उनमें से पानी निकल के समुद्र में जा सकता है, इसलिए वो सिंक्रोनाइज हो सकती है, संकुचित हो सकती है। तो इस प्रकार का वो अतिपराश्रयी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो पादप जल संबंध में परासरण उच्च विभव क्षेत्र से निम्न विभव क्षेत्र की तरफ पानी का आगमन परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। दो प्रकार का होता है, वही परासरण, अंतःपरासरण, बाहर जाना, पानी का बाहर जाना वही परासरण, अंदर आना अंतःपरासरण। और उसके बाद में ये सॉल्यूशन है विलयन है जो तीन प्रकार के होते हैं। समपराश्रयी यदि दो विलयन समान कंसंट्रेशन के हैं तो समपराश्रयी, उसमें पानी का आना जाना बराबर होता है, बराबर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, बराबर मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि उसमें आवागमन नहीं होता है। ठीक है, तो समपराश्रयी। अल्पपराश्रयी बाहर का विलयन जिसमें कंसंट्रेशन कम होती है, पानी ज़्यादा होता है तो पानी अंदर आता है। और अतिपराश्रयी मतलब जिसमें अंदर और पानी देने की आवश्यकता होती है, जैसे अंगूर से पानी निकल जाना, अतिपराश्रयी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। अब परासरण का महत्व क्या है? परासरण का महत्व, परासरण का महत्व पहला है जल का अवशोषण। पादप जल का अवशोषण करता है, यदि परासरण नहीं होगा तो जल का अवशोषण नहीं होगा, इसलिए पादप जल का अवशोषण परासरण के थ्रू करते हैं। दूसरा कोशिका का आकार बनाए रखता है, कोशिका का आकार मतलब यदि कोशिका के अंदर पानी जाना है, कोशिका से बाहर पानी निकलना है, तो ये डिपेंड करता है कोशिका के आकार पर। यहाँ पर हमने देखा कि ये अंगूर था और पानी बाहर निकला तो उसका आकार बदल गया। यहाँ पर देखा हमने कि किसमिस थी और पानी अंदर गया तो मोटा हो गया और आकार बदल गया। तो ये आकार, कोशिका का आकार कैसे रहना है उसको बनाया जाता है परासरण के द्वारा। तीसरा है परासरण दाब। परासरण दाब द्वारा स्थिति दाब बना रहता है। स्थिति दाब बना रहता है। स्थिति दाब क्या है? मिट्टी के ऊपर गिरने वाला दाब। जैसे कोई कोशिका है और इस कोशिका ने पानी अवशोषित किया, तो ये जो अंदर पानी गया उसका प्रेशर इसके ऊपर जनरेट हुआ, तो ये हमारा स्थिति दाब हुआ, स्थिति दाब। और ये हमारा परासरण दाब, थ्रस्ट ऑफ सेल, जो कि पानी अंदर ले रहे हैं, इससे पानी अंदर जाएगा और जो पानी अंदर गया वो इसके ऊपर प्रेशर डालता है, तो व्यक्ति आपस में प्रेशराइज होती है, तो ये स्थिति दाब कहलाता है।
तो ये बनाए रखते दोनों प्राशन दाब और स्थिति दाब दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। जितना प्रेशर डेवलप होगा उतना स्थिति दाब बढ़ेगा, इससे वो आकार बना देता है। तो इस तरह से पादप की वृद्धि होती है, ये प्राशन दाब चलता रहेगा तो उस हिसाब से पादप में जल का अवशोषण होता रहेगा। पादप जल संबंध में हमने ये टॉपिक पढ़े प्राशन, जिसमें ये सारी चीजें हमारी क्लियर है और आगे का टॉपिक हम फिर नेक्स्ट क्लास में